नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविलग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिविटेड जॉइंट्स के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यहाँ से आपका क्वेश्चंस आना कंफर्म है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चंस के साथ अगर मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरा कराने का तरीका ये है कि 20 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ तो 4 ऑप्शन है, तो वो 80 क्वेश्चंस के बराबर हो जाते हैं। ये मेरे कराने का तरीका है। वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मेरे कराने का जो तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और जो मुझको फीडबैक मिलता है बच्चों से बहुत अच्छा मिलता है। बच्चे कहते हैं आपके जो क्वेश्चंस कराने का तरीका है वो सर बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको जो क्वेश्चन कराने का तरीका है मेरा वो कैसा लगता है। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर कमेंट करके बताना अपनी राय, आप लोग क्या सोचते हो। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस के टाइम पे वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आंसर सोचना है अपने दिमाग में, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है, जिससे आप लोग चेक कर पाओ कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और आप लोग स्कोर भी बताइएगा वीडियो के कमेंट के नीचे कि मेरा स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 20, 10 रहा, 12 रहा। बहुत से बच्चे होते हैं जो 20 आउट ऑफ 20 भी लेके आते हैं मेरे पढ़ाए हुए। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लास्ट में जाके बताना, तो मैं चेक करूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। पहले बढ़ते हैं हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द साइज ऑफ रिवेट। मैंने दोनों वर्जन रखे हैं क्वेश्चन का, इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन। जो हिंदी वर्जन है वो ट्रांसलेटेड वर्जन है, तो हमेशा वो सही रहे ऐसा नहीं हो सकता। जो इंग्लिश वर्जन है वो हमेशा सही रहेगा। ओके, तो पहले बात करते हैं हम लोग साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस बाय। जो हम लोग रिवेट का साइज होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग जानते हैं रिवेट हमारा एक होता है हेड, इसको हेड बोलते हैं हम लोग, हेड। और इसको बोलते हैं हम लोग शैंक, हम लोग जानते हैं इसको शैंक बोलते हैं। जब हम लोग मार्केट से रिवेट खरीद के लाते हैं, डायग्राम सही नहीं होना, डायग्राम ऐसे बनेगा स्ट्रेट एकदम। जब हम लोग मार्केट से रिवेट खरीद के लाते हैं तो शैंक डाया का अकॉर्डिंग लेके आते हैं, इसको फाई यानी कि नॉमिनल डाया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाया भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है खरीद के लाते हैं मार्केट से रिवेट। तो लेंथ ऑफ शैंक ये तो गलत है, डाया ऑफ शैंक ये सही है, टाइप ऑफ हेड ये गलत है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, जब एक ही गलत है तो ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है? आंसर बी, डाया ऑफ द शैंक, यानी कि शैंक के डायमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग रिवेट को एक्सप्रेस करते हैं कि कितने mm की मेरी रिवेट है। आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा 22 mm की रिवेट, तो वो 22 mm किसको दिखाता है? वो शैंक डाया को दिखाता है। जब आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे होंगे, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? बी है। इसका आंसर क्या हमारा? बी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हॉट ड्रिवन रिवेट्स आर। जब हम लोग हॉट रिवेटिंग करते हैं तो वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं? क्या हम लोग पावर ड्रिवन कर सकते हैं, हैंड ड्रिवन कर सकते हैं, पावर ड्रिवन फील्ड कर सकते हैं, या पावर ड्रिवन शॉप था। तो हॉट का मतलब सीधा है कि मैं गर्म करके लगा रहा हूँ। भाई गर्म करके मैं उसको फील्ड में भी लगा सकता हूँ, हाँ भाई लगा सकता हूँ। मैं उसको शॉप में भी लगा सकता हूँ। दिक्कत क्या है? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो स्मिथ शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने फील्ड वाला काम कर चुके होते हैं, और शॉप वाला काम फैक्ट्रीज में होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, वहाँ भी हम लोग हॉट करके ही करते हैं। फील्ड में हम लोगों ने कील वगैरह बना चुके हैं डिप्लोमा टाइम पे। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट ये भी सही है। हैंड ड्रिवन रिवेट्स हाथ से लगा सकता हूँ भाई, दिक्कत में कुछ नहीं है, सही है। पावर ड्रिवन फील्ड से पावर ड्राइव करके मैं फील्ड में भी लगा सकता हूँ, तो ये भी सही है। यानी कि ए बी सी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर है। लॉजिक समझ में आना चाहिए, जो चारों ऑप्शन कर रहे हैं वो इसका आंसर है या फिर नहीं है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये लॉजिक अगर आपने कर लिया तो कम क्वेश्चंस करके भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। कम क्वेश्चन कहने का मतलब है मेरा कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करनी है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा लेनी है। अप्रोच कैसे करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे सोचना है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तभी कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करना है, सोचना है अपने दिमाग से आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करनी है, चलानी है वीडियो। फिर मैं जो आंसर बताता हूँ फिर चेक करना है कि आपने गलती क्या करी थी, क्या सोचा था दिमाग में, फिर कंपेयर करना है। और इस तरह अपनी गलतियों को दूर करते जाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और वीडियो के लास्ट में जाके अपना स्कोर भी बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द रिवेट लाइन इज एन इमेजनरी लाइन अलॉन्ग विच रिवेट आर प्लेस्ड। ये स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, और स्टेटमेंट में पूछा है ट्रू और फॉल्स। मैंने क्वेश्चन के टाइम में बताया था कि ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं। तो रिवेट लाइन का दूसरा नाम क्या है? गेज लाइन, गेज लाइन। अब कंफ्यूज मत होना
गेज लाइन में एंड गेज डिस्टेंस में ये डिफरेंस है। गेज लाइन को ही हम लोग रिवेट लाइन बोलते हैं, और ये क्या अलोंग होती है यानी पैरेलल होती है फोर्स की डायरेक्शन की, और गेज डिस्टेंस अलग है। गेज लाइन अलग है, गेज डिस्टेंस अलग है। गेज डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर होती है फोर्स की डायरेक्शन के। ये कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, गेज लाइन और गेज डिस्टेंस में। तो जो डेफिनेशन है वो क्या सही है, ट्रू है। यहाँ पे हम लोगों को गेज रिवेट लाइन की जगह गेज लाइन भी लिख देता, तब भी वो क्या रहता, आंसर सही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो उसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया अपना। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हेन वन मेंबर इज प्लेस्ड अबव द अदर एंड आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ रिवेट द जॉइंट इज नोन एज। जब मैं एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख के जोड़ देता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैप जॉइंट। एक के ऊपर एक प्लेट रख के जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। ध्यान करना, जब मैंने कराया था आपको लेक्चर देख रहे हैं ना रिवेट वाले पीछे ले जाके सारे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, लैप जॉइंट। अदर ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं अपना कंफर्मेशन के लिए कि अदर आंसर तो नहीं है और कोई ऑप्शन आंसर में तो नहीं है। तो सिंगल कवर बट जॉइंट, तो इसमें क्या एक के ऊपर एक तो रखते नहीं है, बट जॉइंट में हम लोग समांतर रखते हैं, एक के सामने एक रखते हैं, एक के ऊपर एक लैप जॉइंट में रखते हैं। तो बट जॉइंट इसमें भी है, बट जॉइंट इसमें भी है, लेकिन ये करते हैं हम लोग लैप जॉइंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा लैप जॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप इन केस ऑफ। जो बेंडिंग स्ट्रेस है किस केस में डेवलप हो सकती हैं, ये पूछा है। सिंपल फंडा समझना, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने सुम में पढ़ रखा है, M/I = FB/Y = ER, ये पढ़ा है। FB को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के लेके आऊँ कि M/I = FB/Y, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ FB = M/I × Y। I और Y जो है मेरे, वो एक एरिया की प्रॉपर्टी है, डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो मैं कह सकता हूँ जो FB है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। अगर मेरा मोमेंट होगा तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस होगी, फंडा समझो। अगर मोमेंट होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस होगी, अगर मोमेंट नहीं होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगी। सीधा क्लियर है। अब मोमेंट भी क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग जानते पढ़ रखा है 10th क्लास में हम लोगों ने। फोर्स यानी कि P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि E, इसेंट्रिसिटी। E का मतलब इसेंट्रिसिटी है, हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। अब ये दिखती कहाँ पे हम लोगों को, जब हम लोग लैप जॉइंट करते हैं, ध्यान रखना, लैप जॉइंट करते हैं, एक फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये होती है। अब इन दोनों की डायरेक्शन को मैं चेक करूँ तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, E है, इसेंट्रिसिटी है, तो मोमेंट मेरा है, यानी कि ये लैप जॉइंट में होता है, लैप जॉइंट में डेवलप होती है। अगर मैं बात करूं बट जॉइंट की, ये मेरा बट जॉइंट है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या एकदम सेम है, पैरेलल एक ही लाइन में। तो इस केस में E0 है, बट जॉइंट के केस में E0 है। E0 है यानी कि मोमेंट 0 है, मोमेंट 0 यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, मेरी 0 है। लेकिन लैप जॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेस मेरी 0 नहीं होती, क्योंकि इस केस में क्या है मेरा, इस केस में मेरा E है तो M है, क्योंकि M क्या होता है P × E। अगर E है तो M है, अगर M है तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस है। तो लैप जॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेस मेरी जनरेट होती है। तो आंसर क्या हो गया, लैप जॉइंट इसका आंसर हो गया। बट जॉइंट में क्यों नहीं हो सकती, समझ में आना चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा, समझ में आना चाहिए लॉजिक क्या है। लैप जॉइंट में क्यों जनरेट होती है और कैसे जनरेट होती है, समझ में आ गया होगा, क्लियर, पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करना आप लोग। मेरे ख्याल से जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहेगा आपका। वीडियो जितना अच्छा लग रहा है उतना ज़्यादा लाइक करना है भाई, और उतना ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना मुझको पता चलेगा कि मेरा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है, और अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊँगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रही है चीज़ें, तो मैं भी वीडियोज़ बनाना आप लोगों के लिए बंद कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, 6 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना दिमाग से। फॉर रिवेट डाया अप टू 24 mm
बहुत से बच्चों का डाउट होगा सर हिंदी इंग्लिश, मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ लेकिन हिंदी में भी आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं। समझा, मैं हिंदी में रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ इंग्लिश में रहा हूँ, अंतर बस इतना है। अप टू 24 mm द डाया ऑफ द रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डाया ऑफ रिवेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना। अगर मैं 24 mm तक की रिवेट लेके चलता हूँ, 24 mm तक की रिवेट लेके चलता हूँ, तो उस केस में जो होल का डाया है वो कितना बड़ा बनाऊँ मैं रिवेट के डाया से, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमको। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मेरा फाई जो नॉमिनल डाया है कम या फिर बराबर है 25 mm के, तो उस केस में हम लोग जो होल्ड का डाया लेते हैं नॉमिनल डाया में कितना ऐड कर देते हैं, 1.5 mm ऐड कर देते हैं। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट एकदम। अगर 25 mm से ज़्यादा है तो उस केस में जो डाया है, ग्रोस डाया नहीं होल्ड डाया, उसको कितना बड़ा कर देते हैं, 2 mm ऐड कर देते हैं। तो 24 mm किस केस में आ रहा है, पहले केस में आ रहा है ना इस वाले में। 25 mm या फिर उससे कम तो कितना ऐड कर देते हैं हम लोग, 1.5 mm। 1.5 mm किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 25 mm लिख देता तब भी पहला केस बनता, तब भी 1.5 mm आंसर रहता। अगर मैं 26 mm लिख देता यानी 25 से 25.5 भी लिख देता, ऐसी होगी नहीं रिवेट। रिवेट एक पूरा एक होल नंबर की होगी, 26 mm 27 mm। अगर 25 mm से ज़्यादा है, 26 27 28 कुछ भी है, तो उस केस में आंसर क्या होता, 2 mm उस केस में आंसर होता। क्लियर हो गया सब कुछ। तो इस केस में आंसर क्या अपना, इस केस में आंसर हमारा 1.5 mm, जो कि कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ते हैं। द डाया ऑफ अ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डाया ऑफ रिवेट बाय 2 mm ऑफ रिवेट। वही क्वेश्चन था, बस डाटा में चेंज है। 2 mm हम लोग बड़ा कर देते हैं रिवेट होल को रिवेट के डाया से। वो किस केस में करते हैं, किस केस में करते हैं, अप टू 12 mm। जब हम लोग 12 mm की रिवेट लेके चलते हैं, याद करो 25 mm से कम है तब हम लोग 1.5 mm ऐड करते हैं, 25 mm से ज़्यादा है तब 2 mm ऐड करते हैं। अगर 2 mm की बात कर रहा है तो 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, 25 mm अप टू 24 mm। ये गलत है, ये गलत है। 25 mm से ज़्यादा बराबर भी नहीं चलेगा, 25 mm से ज़्यादा। तो एक्सीडिंग 24 mm, 24 mm से ज़्यादा में 25 भी आ जाती है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी 25 नहीं आ रहा भाई। 12 तक तो उसमें 25 नहीं आ रहा, 15 तक इसमें भी 25 नहीं आ रहा, 24 तक अप टू यानी 24 तक तो उसमें भी 25 नहीं आ रहा, 24 से ज़्यादा तो इसमें 25 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा हमारा वो आंसर रहेगा डी, एक्सीडिंग द 24 mm। क्लियर, क्लियर सबको। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता पढ़िए। द डाया ऑफ कोल्ड रिवेट, कोल्ड रिवेट हॉट रिवेट, कोल्ड का मतलब है मार्केट से जो रिवेट खरीद के लाया उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड रिवेट, और लगाने के बाद लगाने के तरीके बोलते हैं ना कि गर्म करके लगा रहे हो या फिर ठंडा अवस्था में लगा रहे हो, गर्म करके लगाते हैं उसको बोलते हैं हॉट रिवेटिंग। कोल्ड का मतलब ये मत समझना कि फ्रिज में रख के फिर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं रहता। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ मैं। द डाया ऑफ द कोल्ड रिवेट मेजर्ड बिफोर ड्राइविंग, ड्राइविंग यानी लगाने से पहले, इज नोन एज, लगाने से पहले हम लोग जो रिवेट का डाया मेजर करते हैं तो उस डाया को क्या बोलते हैं, डैश डाया ऑफ रिवेट। तो उसको नॉमिनल बोलते हैं, ग्रॉस बोलते हैं। ध्यान रखना, रिवेट को लगाने से पहले जो डाया होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल डाया या फिर शैंक डाया, जिसको हम लोग 5 से शो करते हैं, किससे 5 से शो करते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट डाया, मार्केट में जो डाया चलता है हमारा इसी के अकॉर्डिंग चलता है। रिवेट को लगाने के बाद जो हमारा डाया बढ़ जाता है उसका, वो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डाया, जो होल डाया के मेरे बराबर रहता है। तो यहाँ पूछा क्या है, बिफोर ड्राइविंग यानी कि लगाने से पहले, लगाने से पहले है तो नॉमिनल डाया, तो आंसर क्या हो गया नॉमिनल डाया। अगर यहाँ बोल देता आफ्टर, अगर यहाँ बोल देता आफ्टर ड्राइविंग यानी कि लगाने के बाद, तो क्या हो जाता मेरा ग्रॉस डाया हो जाता। तो उस केस में आंसर क्या हो जाता, मेरा आंसर बी हो जाता। थोड़ा ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका एक राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़िए अपना, टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए क्या आंसर आ रहा है, वीडियो को कंटिन्यू चलाइए, फिर चेक करिए आपने आंसर लगाया वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं। गलत हो तो आपने गलती कहाँ करी है उसको सही करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टील प्लेट 3 mm वाइड, ठीक है 3 mm चौड़ी, 300 mm चौड़ी सॉरी, 10 mm थिक, 10 mm मोटी है, और रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया 18 mm, 18 mm इज ड्रिवन। एक 18 mm की रिवेट लाके मैंने उसमें लगा दी। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज,
दो एरिया होते हैं, ध्यान रखना, गौर से सुनना मेरी बात। एक ग्रॉस एरिया होता है, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया बिना काटा पीटी करे जो एरिया होता है प्लेट का उसको बोलते हैं ग्रॉस एरिया। एक होता है नेट एरिया, नेट एरिया नहीं काटने के बाद जो नेट एरिया, जैसे बोलते हैं नेट इनकम, कितना पैसा बचा है, यानी काटने के बाद जितना आइटम बचा है, जितना एरिया बचा है उसको बोलते हैं हम लोग नेट एरिया। अगर इस प्लेट की मैं बात करूँ, इस प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेट मेरी ऐसी होगी, मान लो ये प्लेट की मेरी ये है 300 mm, ये विड्थ मान ली, और इसकी थिकनेस मैंने मान ली यहाँ पे ऐसे, ये मेरी 10 mm है। अगर मैं इसका ग्रॉस एरिया की बात करूँ तो ये वाला ये ग्रॉस एरिया, क्योंकि ये मेरी 300 होगा भाई, 300 होगा, 300 mm, तो एज यानी ग्रॉस एरिया कितना होगा 300 × 10, तो 3000 mm² मेरा क्या होगा ग्रॉस एरिया होगा, ठीक है। ए नेट यानी नेट एरिया की अगर मैं बात करूँ, नेट एरिया यानी कि अगर मैंने कोई होल कर दिया, कोई रिवेट लगाऊंगा तो होल करूंगा भाई, और होल को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डाया, और ग्रॉस डाया क्या होता है हमारा 5 में 1.5 mm ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नॉमिनल डाया 5 है वो 25 से कम है, तो इस केस में 1.5 mm ऐड कर देंगे। 1.5 mm यानी कि हम लोग करेंगे 18 + 1.5 यानी कि आपका हो जाएगा 19.5 mm। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ इस सेक्शन को यहाँ पे दिखाऊँ तो ये ऐसे होगा मेरा, देखना गौर करना, ये ऐसे होगा मेरा, ये 10 mm होगा, और ये मैं यहाँ से अगर इसको काट के देखूँगा, यहाँ से देखूँगा ऐसे करके देखूँगा, तो ये जो हिस्सा होगा मेरा खाली होगा, क्या होगा खाली होगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया होल कर दिया। कितने का कर दिया भाई, कितने का कर दिया है 19.5 mm। ये प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगा, प्रोजेक्टेड एरिया में हमको क्या जो मैक्सिमम डायमेंशन होती है वो क्या होती है मेरी डाया, वो दिखेगी हम लोगों को, और टोटल कितना है मेरा यहाँ से 300 mm। तो इस केस में नेट एरिया क्या हो जाएगा, 300 में से कितना घटा दूंगा होल जितना मैंने काट दिया 19.5, और गुणा किसका कर दूंगा 10 mm का, तो कितना आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा मेरा 2805, कैलकुलेट करना mm², तो ये मेरा आंसर निकल के आने वाला रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अपना बी, इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। इसको मैं सेव रखूँगा, जब हम जो मेरा पेड वाले बच्चे हैं, जो लोग पेड नोट्स लेते हैं मुझसे, उनको ये PDF एज इट इज मिलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा, जो मैंने लिखा है वो वैसे ही रहेगा, तो उसका टेंशन मत लेना, है ना, ऐसे मैं लिखा रहने दूंगा इस चीज़ को। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर रफ़ कर देना तो मुझे बता देना, जब आप लोग खरीदेंगे इसको तब मैं उस समय इसको रफ़ भी कर दूंगा, जैसा आप लोग कहोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बार सेट होगा, रफ़ होगा या फिर नहीं होगा एक बार आप लोग बता देना। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 9B। और अगर किसी को पर्सनल क्लासेस चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट कर सकता है, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से आप लोग। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिवेट्स, 2 कंजिक्यूटिव यानी लगातार रिवेट ऑफ एडजेसेंट चेन एंड मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एक रिवेट लाइन ये रही मेरी और एक रिवेट लाइन मेरी ये रही, और डायरेक्शन फोर्स मेरी ये है, उससे राइट एंगल पे मैंने डिस्टेंस मेजर करी, ये वाली, ये सेंटर टू सेंटर जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मेजर करी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गेज डिस्टेंस। राइट एंगल है तो गेज डिस्टेंस यानी 90 डिग्री बना रहा है। अगर बोल देता यहीं पे पैरेलल बोल देता तो उस केस में क्या हो जाता, वो मेरा पिच हो जाता, उस केस में क्या हो जाता, पिच हो जाता। पैरेलल बोल देता, 0 डिग्री बोल देता तो उस केस में क्या हो जाता, पिच हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बोलता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन बना रहा है फोर्स की डायरेक्शन से, तो उसको बोलेंगे हम लोग गेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, गेज डिस्टेंस ऑफ रिवेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट्स में टेक प्लेस, किसकी बात कर रहा है, फोकस करना। 2 चीज़ मैंने बताई थी, एक रिवेट वैल्यू की और एक जॉइंट की। जॉइंट में हम लोग 3 चीज़ लेके चलते हैं, PT, PS, PB। रिवेट वैल्यू में 2 चीज़ लेके चलते हैं, PS और PB। PS PB को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसी को जॉइंट को PT और RV, क्योंकि RV का ही मतलब PS PB है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट की बात कर रहा है ना कि रिवेट की बात कर रहा है, तो तीनों डाटा लेके चलेंगे, क्योंकि तीनों में फेल हो सकता है ना, रिवेट मेरा तीनों में फेल हो सकता है, बताया था आपको। तो शेयर फेलियर ऑफ रिवेट, यस सही है। बेरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, ये भी सही है। टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट यानी टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट जिसको बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन। बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट अकर्स व्हेन रिवेट इज क्रस्ड बाय प्लेट। बेयरिंग फेलियर का मतलब है बेयर में, जब आपका प्लेट और रिवेट कांटेक्ट में आते हैं तो ये होगा कि किसकी ताकत ज़्यादा है वो तो जिंदा रहेगी, जिंदा मतलब फेल नहीं होगी, और जिसकी कम है वो फेल हो जाएगी। कि बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट होता है, यानी रिवेट हमारी फेल होती है, इसका मतलब क्या है, जो रिवेट है उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ मेरी कम है, किससे, प्लेट से, तभी तो वो फेल हो रहा है। तो वही स्टेटमेंट लिखा है, बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट अकर्स व्हेन द रिवेट इज क्रस्ड बाय प्लेट। तो आंसर क्या है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है या गलत है, करेक्ट या इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, राइट या रॉन्ग, ऐसा पूछेगा। तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्या है मेरा, करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करना वीडियो को, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस गर्मी में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओके, लाइक करना वीडियोस को क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट जॉइंट इज इक्वल टू, रिवेट जॉइंट, रिवेट वैल्यू और रिवेट जॉइंट डिफरेंस ध्यान रखना। रिवेट जॉइंट के लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो PT, PS और PB में से जो भी कम होता है वो लेके चलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अगेंस्ट शेयरिंग ऑफ रिवेट, सही है, PS को शो कर रहा है ये। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अगेंस्ट बेयरिंग ऑफ रिवेट, PB को शो कर रहा है, ये भी सही है। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेयरिंग यानी कि टेंशन यानी कि PT को शो कर रहा है, तो ये भी सही है। ये तीनों आंसर सही है। डी को देखते हैं, लीस्ट ऑफ यानी कि कम ऑफ द वैल्यू ऑप्टेन ABC यानी कि A और B और C में से जो भी कम होगा वो मेरा रिवेट जॉइंट के बराबर होगा स्ट्रेंथ के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है मेरा राइट आंसर। तो क्या हो गया मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। थ्योरी में आप लोगों को ये चीज़ मैंने बहुत गौर से समझाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, इफिशियंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, इफिशियंसी यानी हिंदी में बोलते हैं दक्षता, इसका हिंदी वर्जन नहीं है। दक्षता को हम लोग जो फॉर्मूला है उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको लोग बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ये होता है। अगर परसेंटेज में दिखाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। अब वन बाय वन चेक करते हैं हर एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन क्या कहता है, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, सही है, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। BCD तीनों को मैं बता के कंपेयर करके बताता हूँ आपको क्यों आंसर नहीं है, पता होना चाहिए। ए आंसर है तो है और बाकी तीन आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। बी क्या बोल रहा है, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, गेट नहीं हम लोग लीस्ट यानी कम से कम लेके चलते हैं, तो ये तो यही गलत हो गया। लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट नहीं होता जॉइंट लेके चलते हैं, तो ये गलत है। डी है लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, नहीं हम लोग जॉइंट लेके चलते हैं, तो ये यही गलत हो गया। तो तीनों इस वजह से गलत हैं, तो इस वजह से ऑप्शन ए एक राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, पॉज करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है, फिर वीडियो देखनी है, आंसर देखना है, फिर आपको स्कोर अपना नीचे लिखना है कमेंट में कि 20 में से आपका कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, इफ द सेम नंबर ऑफ रिवेट आर यूज इन जॉइंट, अगर सेम नंबर ऑफ रिवेट जॉइंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल यील्ड हाईएस्ट इफिशिएंसी, तो किसकी दक्षता हमसे सबसे ज़्यादा होगी। ध्यान रखना एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है डायमंड की, किसकी, डायमंड रिवेटिंग की। 3 टाइप की होती है, चेन, डायमंड, जिगजैग या फिर स्टैगर्ड भी बोलते हैं कभी कभी इसको। तो जो डायमंड रिवेटिंग होती है, ध्यान रख लेना इस बात को, उसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है। अगर इस बात को प्रूव कैसे करना है, प्रूव करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे मैंने अपने जो क्लासेस लेता हूँ उसमें, तो उसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, तो वहाँ पे इसको मैंने प्रूव करके दिखाया था कि डायमंड जो कनेक्शन होता है, पैटर्न होता है आपका, उसकी इफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होती है चेन रिवेटिंग से, तो वहाँ मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रख लेना कि डायमंड रिवेटिंग की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है पैटर्न की, वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो आंसर क्या लगाना आप लोग, सीधे डायमंड रिवेटिंग या फिर डायमंड अरेंजमेंट, ये भी आ सकता है। ऑल ऑफ दीज देख के कन्फ्यूज मत होना, जो बच्चे ऑल ऑफ दीज देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट यानी कि नींव कच्ची होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक बार आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, तो उससे 100, 1000 जितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोग कर देंगे, क्योंकि टॉपिक कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है
तो एक क्वेश्चन को 10,000 तरीके से बता देगा और हर बार आप उसका अलग अलग आंसर लगा के आओगे, जो कि एकदम गलत रहता है। तो बेहतर ये रहेगा कि एक बार टॉपिक को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस को करो। चलो यहाँ तक हो गया, आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ना है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मज़ेदार है। क्या कहता है, इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इज टी। थिनर प्लेट की बात कर रहा है, यानी कि 2 प्लेट है, सीधा फंडा है। अगर थिनर प्लेट की बात कर रहा है, थिनेस्ट प्लेट की बात कर रहा है, यानी कि 2 प्लेट होंगी तभी तो एक प्लेट पतली एक प्लेट मोटी होगी, यानी कि थिनेस्ट प्लेट है उसकी थिकनेस टी है। सही है भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। स्ट्रेस इन बेयरिंग ऑफ रिवेट इज पिच लेंथ, यानी कि पर पिच लेंथ की बात कर रहा है, इज इक्वल टू ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इज सिग्मा डी, यानी कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो सिग्मा बी है, यहाँ लिखा है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ सिग्मा बी है, और आपकी जो ग्रॉस डाया वो डी है। सही है, समझ में आ रहा है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट अगेंस्ट बेयरिंग ऑफ रिवेट, यानी कि पी बी पूछ रहा है। पर पिच लेंथ, जो भी हम लोग काम करते हैं पर पिच लेंथ भी करते हैं हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या है मेरा यहाँ पे एफ एस। सही है। एरिया क्या होता है मेरा, बेयरिंग के केस में एरिया क्या लेते हैं, डी इंटू टी मिनिमम, क्योंकि टी मिनिमम टी है, इसे से मैं टी मिनिमम भी नहीं लिख रहा, टी ही लिख रहा हूँ। सही है। तो एफ एस इंटू डी इंटू टी, तो ऑप्शन देखते हैं, एफ एस इंटू डी इंटू टी। तो एफ एस यहाँ एफ एस नहीं आएगा क्योंकि बेयरिंग की बात हो रही, तो एफ बी आएगा। तो एफ बी यानी कि आपके पास सिग्मा बी दे रखा है, एफ बी की जगह सिग्मा बी डी इंटू टी। तो ये दोनों तो यहाँ भी आ रहे हैं, इन 2 ऑप्शन में आ रहे हैं। और ये दोनों क्या शेयरिंग के दे रखे हैं, ये शेयरिंग का है, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये होगा या फिर ये होगा। अब लोग चेक करते हैं इसमें कौन सा जॉइंट बोल रहा है, ये कौन सा जॉइंट बोल रहा है, क्या इसने हमको बट जॉइंट बोला है या फिर लैप जॉइंट बोला है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी जॉइंट नहीं बोला है, अगर लैप बोला है ना बट बोला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लैप जॉइंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट प्लेट इज टी, स्ट्रेस इन बेयरिंग ऑफ रिवेट इज पिच लेंथ इज इक्वल टू ग्रॉस डाया ऑफ डी एंड मैक्सिमम परमिसिबल सिग्मा बी, देन द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट अगेंस्ट बेयरिंग ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ इज एन। तो एन का गुणा होगा क्योंकि पर पिच लेंथ पे एन रिवेट्स आ रही है, यानी कि एन स्ट्रेस एफ बी एरिया डी इंटू टी मिनिमम, यानी कि एन सिग्मा एफ बी डी इंटू टी। तो ये कहाँ आ रहा है अपना, इसमें आ रहा है ऑप्शन सी में। क्यों राइट आंसर है, कैसे आंसर है ना, क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। कि चलो इसको पहले रफ कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं थी, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेयरिंग यानी टेंशन पर पिच लेंथ इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं। पी क्या है, पिच है, सिग्मा टी क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन टेयरिंग ऑफ प्लेट, या मैक्सिमम। बात एक ही, 2 बार टाइप हो गया, कंफ्यूज मत होना। तो क्या है हमारा, पी टी क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल पी टी से लिखते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस एफ टी, एरियल विड्थ इंटू थिकनेस, विड्थ क्या हम लोग या फिर लेंथ देंगे, पी माइनस आपका डी इंटू टी मिनिमम। तो ये आपका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। चेक करते हैं ऑप्शन ए को, पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो ये क्या है, ये सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है। बी को देखते हैं, पी इंटू डी, तो ये आता ही नहीं है। सी को देखते हैं, पी इंटू डी टी इंटू सिग्मा टी, तो ये एक राइट आंसर है। यहाँ क्या दे रखा है, डी वाले में प्लस दे रखा है, लेकिन ये गलत है, यहाँ माइनस आता है। कंफ्यूज मत होना प्लस माइनस में, कंफ्यूज मत होना प्लस माइनस में। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू। इससे पहले मैंने रिवेट स्ट्रेंथ की बात करी थी या फिर जॉइंट स्ट्रेंथ की बात की थी। ओके, रिवेट स्ट्रेंथ बोले या फिर रिवेट वैल्यू बोले, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन जॉइंट की बात कर रही है, जॉइंट स्ट्रेंथ या फिर जॉइंट कैपेसिटी कुछ भी बोले, जॉइंट बोले, लेकिन तो उस केस में क्या है, पी टी पी एस पी बी को देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं कि रिवेट वैल्यू जो होती है मेरी शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ में जो भी कम होता है उसको बोल के चलते हैं, उसको लेके चलते हैं हम लोग। ऑप्शन को देखते हैं, 1 बाय 1 चेक करेंगे। ए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग, तो ये इसमें आ रहा है,
सही है भाई। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग, तो ये इसमें आ रहा है, ये भी सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। ऐसा हो नहीं सकता कि दो आंसर हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक ही आंसर रहने वाला है। सी डी को देखते हैं, मिनिमम ऑफ, अब आप लोगों को यहाँ तक तो आएगा कि ए बी है बी बी है, अब सी डी में आप लोग क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मिनिमम ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम ए और बी, ए और बी में से जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग कम लेके चलते हैं। कम लेके चलते हैं ना भाई, यहाँ लिखा कम मिनिमम, तो आंसर क्या हो गया सी। कन्फ्यूज़न के लिए क्या लिख दिया यहाँ पे, मैक्सिमम। बहुत से बच्चे डी भी लगा के आ जाते हैं, है ना, बहुत से बच्चे डी भी लगा के आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, सी, मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन इन ए एंड बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम पिच इन अ रिवेट जॉइंट शुड नॉट बी, मिनिमम पिच की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। तो हम लोग जानते हैं कि पी मिनिमम जो होता है हमारा 2.5 इंटू नॉमिनल डाया होता है। क्या होता है, नॉमिनल डाया, जिसको रिवेट में 5 से शो करते हैं और बोल्ट में डी से शो करते हैं। क्यों करते हैं, जब हम लोग बोल्ट पढ़ेंगे तब मैं उसका कन्फ्यूज़न आपको बता दूंगा। ओके, मिनिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, कन्फ्यूज़न मत होना। ऑप्शन ए को देखते हैं, लेस देन 200 mm, गलत है। बी को देखते हैं, मोर देन 200 mm, गलत है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मिनिमम की बात कर रहा, तो मुझे उसका आंसर पता है कि 2.5 इंटू 5 है, नॉमिनल डाया है, तो मैं ए और बी में तो कन्फ्यूज होऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आंसर। अगर आंसर नहीं पता, मिनिमम पिच की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे तो चारों आंसर सही लगने वाले हैं। इस वजह से थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़नी है, जो मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाई है उसको जाके लेक्चर को सारे को देखो, जितने लेक्चर देख सकते हो वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। सी को देखते हैं, ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। डी देखते हैं, लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट। पहली बात तो ग्रॉस डाया होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। एलिमिनेट करते चलो, काटते चलो, ये नहीं है, ये नहीं है, बचा कौन सा लास्ट में, जो बचा, जो जिंदा रह गया वो हीरो, जो बचा आंसर, जो बचा ऑब्जेक्टिव वही आपका आंसर। ओके, इस तरह आपको करना है। तो लेस देन, अब ग्रेटर लेस में कंफ्यूज हो सकता है किसी को, लेकिन अगर कोई चतुराई से ग्रॉस डाया को डिलीट कर देगा, यहाँ से कट मार देगा, तो नॉमिनल डाया मात्र इसमें है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम क्या मतलब है कि इससे कम नहीं लूँगा मैं, इससे कम नहीं लूँगा, यानी कि इससे मैं ज़्यादा लूँगा, इससे ज़्यादा लूँगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, लेस देन 2.5 द नॉमिनल डाया, यानी कि इससे कम हम लोग नहीं ले सकते, यानी कि यही मिनिमम वैल्यू है हमारी। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका एक राइट आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने 19 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं, इसके बाद हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ये जो सीरीज़ हो जाएगी, मैं आपको रिवेट जो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर उसको भी करवा दूंगा, रिवेट इंट्रोडक्शन, बोल्ट, वेल्ड, टेंशन मेंबर, इनको करवाने के बाद आपके लिए इनका सबका कंबाइन करके एक 40 से 50 क्वेश्चन का एक अच्छा वीडियो हम लोग एक और लेक्चर बना देंगे, जिससे आपका इन सबका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, इफ़ द थिकनेस ऑफ प्लेट इज़ TMM, अगर कोई प्लेट है उसकी थिकनेस TMM है, एंड द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इज DMM, किसकी बात कर रहा है, नॉमिनल डाया, और रिवेट इज DMM। यहाँ ध्यान रखना, ग्रॉस डाया होता है हमारा D, लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन में नॉमिनल डाया बोल दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। देन अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि अनविन्स फॉर्मूला से क्या निकालते हैं हम लोग, अनविन्स फॉर्मूला से हम लोग नॉमिनल डाया निकालते हैं। नॉमिनल डाया जिसको उसने D बोला है, वो क्या होता है, 6.05 अंडर T मिनिमम, वो भी T किस में रहेगी, mm में रहेगी। तो ये चेक करो कि अनविन्स फॉर्मूला बोल दिया है, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए दिमाग में। तो 6.05 अंडर T, यहाँ देखो, D नॉमिनल डाया माना है, जिसको हम लोग 5 मानते हैं, यहाँ इसने D मान लिया है कंफ्यूज करने के लिए। T अंडर 6, तो अंडर में तो T आता है, अंडर में T इसमें आ रहा है और T इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को भी देखो तो 6 तो बाहर रहता है भाई, तो 6 इसी में बाहर है, बस यहाँ का 6.05 नहीं लिखा, उसको इन्होंने 6 लिख दिया। तो ये ही मेरा क्या है, राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, और बी है वो मेरा क्या है, राइट आंसर है। क्या है, मेरा राइट आंसर है। समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। कम से कम 2 बार पढ़ो, क्योंकि मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस है, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, समझ में आता है। आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम 2 बार पढ़ो,
समझ में नहीं आता है तो तीसरी बार भी पढ़ो, उसके बाद हर एक ऑप्शन को चेक करो। और बेहतर ये रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है निकालो, उस निचोड़ को दिमाग में रिकॉल करो कि ये पूछा है, इसका आंसर ये, फटाफट उस आंसर को ऑप्शन में ढूंढो। ये तरीका बेस्ट रहता है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है, क्लियर नहीं है आपने जो पढ़ा है, तो आप लोग हर एक ऑप्शन को देखोगे, 3-4 बार पढ़ोगे, फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, आपको चारों ही आंसर सही लगेंगे। तभी कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखो। आंसर है तो वो आंसर क्यों नहीं है, दूसरा ऑप्शन आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, इस तरह आपको पढ़ना है। ये अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। क्लियर? तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग वोल्टेज कनेक्शंस का क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें वोल्टेज कनेक्शन आप लोगों को कराएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।